हेलो लर्नर्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं ब्रज किशोर मिश्रा, आप सभी का लीगल मेंटर। आप सभी का हार्दिक स्वागत है लीगल स्टडीज बाय ब्रज सर। आप सभी को पता है कि आपके एग्जाम बिल्कुल नजदीक आ गए और इसी एग्जाम के क्रम में हम आपके लिए खास लेके आए हैं केस लॉ सीरीज। जी हाँ, जितने भी चैप्टर्स हैं, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट लॉ हो, प्रॉपर्टी लॉ हो, टॉर्ट हो, क्रिमिनल लॉ हो, जुडिशरी हो, ह्यूमन राइट्स हो, आर्बिट्रेशन हो, लीगल सर्विसेज हो, लीगल प्रोफेशन हो, इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट हो, सारे चैप्टर्स के आपको चैप्टर वाइज केस लॉज प्रोवाइड किए जाएंगे। और इसी क्रम में जो सबसे पहली शुरुआत होने जा रही है, आपके लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से होने जा रही है। जी हाँ, आपके लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में जो आपकी पुरानी एनसीईआरटी, उसके अंदर तीन केस लॉज बताए गए हैं: बैफलर वर्सेस बैफलर, कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी, और दुर्गा प्रसाद वर्सेस बलदेव। साथ ही साथ दो अदर केस लॉज है जिसको इस वीडियो में इंक्लूड किया गया। 2023 वाली नई एनसीईआरटी में उनके बारे में जिक्र था, तो उनको इंक्लूड किया गया है। मैं आपको बहुत स्पष्ट तरीके से बता दूं कि जो केस लॉज आपके एनसीईआरटी में दिए गए हैं, सीयूटी के लिए जितनी आवश्यकता है हम सिर्फ उतने ही पोर्शन को डिस्कस करेंगे। अननेसेसरी ज्यादा पढ़ के ना मैं आपको बर्डन करना चाहता हूँ और ना ही कंटेंट को इररिलेवेंट बनाना है। तो आप सभी के लिए जो सबसे पहला चैप्टर, जो सबसे पहला टॉपिक है लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का, हम इसको डिस्कस करेंगे। मेरा नाम ब्रज किशोर मिश्रा है। मैंने लॉ स्कूल बीएचयू से अपनी पढ़ाई करी हुई है और लगभग पिछले 3 साल से मैं लीगल स्टडीज डोमेन में अलग अलग कैपेसिटीज में बच्चों की मदद कर रहा हूँ। मैंने कई सारे, मतलब 1000 स्टूडेंट्स को हमने हेल्प करी है। वो अपने अपने मनपसंद की यूनिवर्सिटी में उन्होंने एडमिशन पाया, चाहे बीएचयू हो, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो, गुरु घासीदास हो, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार हो, जेएमआई हो। अलग अलग कैपेसिटीज में हमने बच्चों की हेल्प करी हुई है। इस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस टेलीग्राम चैनल का लिंक हम आपके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करेंगे। लीगल स्टडीज बाय ब्रज सर। और इस चैनल को ज्वाइन करने के बाद इस जो हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, इस सीरीज का भी वीडियो, सॉरी, पीडीएफ जो होगा हम आपको वहीं प्रोवाइड करेंगे, ताकि आप उसको क्या कर सके, रिवाइज कर सके। सो मेक श्योर टू ज्वाइन दिस टेलीग्राम चैनल, लीगल स्टडीज बाय ब्रज सर। चलिए शुरू करते हैं। जो सबसे पहला आपको टॉपिक समझना है, जो सबसे पहला आज की क्लास में हम टॉपिक समझेंगे, दैट इज बैफलर वर्सेस बैफलर। बैफलर वर्सेस बैफलर केस के बारे में समझेंगे। तो ये 1919 का केस है। सबसे पहली बात आपको ये ध्यान रखनी है, किस पॉइंट पे, किस लॉ पॉइंट पे इस केस में आपके साथ डिस्कशन करा गया था। तो जो लॉ पॉइंट इन्वॉल्व था, दैट वाज इंटेंशन टू कॉन्ट्रैक्ट, कि कोई अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट कब बनेगा। आप सभी को पता है कि सारे अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते हैं। ठीक है, सारे अग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते हैं। एक शर्त बताई गई है, जिस शर्त को पूरा करने के बाद ही अग्रीमेंट्स क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं। सेक्शन 10 में बताया गया, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 10 में बताया गया कि कौन से अग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट हैं। तो बैफलर वर्सेस बैफलर जो केस लॉ है, ये इस बात पे डिस्कशन करता है कि इंटेंशन टू कॉन्ट्रैक्ट एक इंपॉर्टेंट, एक एसेंशियल फीचर होता है जिससे अग्रीमेंट क्या बनता है, कॉन्ट्रैक्ट बनता है। सो बैफलर वर्सेस बैफलर जो एक लीडिंग केस है, जिसके अंदर एक अग्रीमेंट था, उसकी वैलिडिटी को क्या किया गया था, एनालाइज किया गया था। और ये अग्रीमेंट एक हस्बैंड और वाइफ के बीच में था। इसका छोटा सा आपके साथ माइनर फैक्ट डिस्कस कर देता हूँ। यहाँ पे हुआ क्या था कि एक हस्बैंड था और वाइफ थे। ये लोग इंग्लैंड गए हुए थे और इंग्लैंड जाने के बाद वहां जो महिला थी, उनकी तबीयत खराब हो जाती है। शी फेल इल। डॉक्टर जो उनको ट्रीट कर रहे थे, उन्होंने उनको बोला कि आपको फुल बेड रेस्ट की आवश्यकता है। तो उसके लिए उन्हें लंदन में ही रहना पड़ा। उनको अपना ट्रीटमेंट कंटिन्यू कराना था। जो हस्बैंड थे, चूंकि वो वर्किंग थे, वाइफ कुछ दिन तक लंदन में रही। लेकिन जब छुट्टियां खत्म हुई तो हस्बैंड महोदय को वापस सिलोन लौटना था, क्योंकि वहां पे वो नौकरी कर रहे थे। उन्होंने बोला आप परेशान न होइए, हम आपको 30 पाउंड हर महीने देंगे, क्योंकि आप इंग्लैंड में रह रही हैं, आपका इलाज चल रहा है। तो हस्बैंड ने कहा कि आप इंग्लैंड रहिए, आप अपना इलाज कराइए, क्योंकि मुझे अपनी सर्विस पे जाना है। तो हस्बैंड ने कहा कि हम आपको 30 पाउंड हर महीने दिया करेंगे, आप यहाँ पे रुक के अपना इलाज करवाइए। ठीक है। कुछ दिन तक उन्होंने रेगुलर ये 30 पाउंड दिया, लेकिन उसके बाद वो एक 30 पाउंड फिर नहीं देते। उनके बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, कुछ डिफरेंसेस होते हैं, और वो फिर पैसा देने से मना करते हैं। हस्बैंड पैसा देना बंद कर देते हैं और वाइफ ने अपने अरियर्स, अपने बकाए के लिए क्या किया, एक सूट इनिशिएट किया कि मुझे मेरा पैसा वापस दिलवाइए। मैटर के कोर्ट में जाता है। अब कोर्ट का इसमें डिस्कशन क्या था, कोर्ट ने इसके अंदर बोला, कोर्ट ने इस एप्लीकेशन को, इस सूट को डिसमिस किया। किस ग्राउंड पे? कोर्ट ने बोला कि जो हस्बैंड और वाइफ के बीच का, जो हस्बैंड और वाइफ के बीच का अग्रीमेंट है, इट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। उन्होंने बोला ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। उन्होंने बोला कि जो हस्बैंड है और वाइफ है, इनके बीच का जो अरेंजमेंट था, जो इनके बीच का अरेंजमेंट था, इट वाज ओनली एक मोरल ऑब्लिगेशन था।
एक मोरल ऑब्लिगेशन था। पार्टीज के बीच में कोई लीगल इंटेंशन बनाने की कैपेसिटी नहीं थी, या फिर पार्टीज ने कभी इंटेंशन नहीं रखा था लीगल रिलेशनशिप बनाने का। एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए मैं हूँ और एक मेरा दोस्त है, हम दोनों ने तय किया कल से हम जिम जाएंगे। मेरा दोस्त मुझे मैसेज करता है कि कल सुबह 4 बजे जिम चलना है। मैंने कहा जी बिल्कुल चलेंगे। और मैं अलार्म लगाया, सो गया। दोस्त ने मेरा फोन किया, मैंने फोन नहीं उठाया। तो क्या मेरा दोस्त जाके मेरे ऊपर मुकदमा कर देगा कि साहब मैंने इनसे बोला था जिम चलने को और यही नहीं आए? या फिर किसी व्यक्ति ने अपने बर्थडे में मुझे इनवाइट किया और मैं वहां नहीं गया, तो क्या वो व्यक्ति जाके एक मुकदमा कर देगा? नहीं। क्योंकि जिस समय अग्रीमेंट में हम और आप गए, या फिर जो भी दो व्यक्ति अग्रीमेंट में गए, उस समय उनके बीच में कोई इंटेंशन नहीं था लीगल रिलेशनशिप बनाने का। और अग्रीमेंट को अगर कॉन्ट्रैक्ट बनना है, उसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट शर्त ये भी है कि पार्टीज का इंटेंशन होना चाहिए लीगल रिलेशनशिप बनाने का। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो जो लॉ पॉइंट इसके अंदर इन्वॉल्व हुआ, जो लॉ पॉइंट निकल के आया वो ये आया कि जो हस्बैंड और वाइफ के बीच के अग्रीमेंट्स थे, हस्बैंड और वाइफ के बीच जो अग्रीमेंट थे, दिस अग्रीमेंट वाज ओनली अ मियर मोरल ऑब्लिगेशन। तो कोर्ट ने बोला कि कोर्ट ने बोला वही अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बनेंगे जिसके अंदर लीगल ऑब्लिगेशन हो, या फिर जिसके अंदर लीगल रिलेशनशिप बनाने का इंटेंशन हो। लीगल रिलेशनशिप बनाने का इंटेंशन हो, सिर्फ हवा हवाई बातें नहीं चलेंगी। और ऐसा अग्रीमेंट जिसके अंदर लीगल रिलेशनशिप बनाने का इंटेंशन नहीं होता है, दे डू नॉट क्वालिफाई टू बिकम अ कॉन्ट्रैक्ट। तो हवा हवाई बातों से नहीं चलेगा। अगर आप अपने अग्रीमेंट को अगर आप अग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बनाना चाहते हैं, लीगली इन्फोर्सिएबल बनाना चाहते हैं, तो उसके अंदर एक लीगल इंटेंशन होना जरूरी है। एक लीगल इंटेंशन होना जरूरी है। यही पॉइंट बैफलर वर्सेस बैफलर के केस में डिस्कस करा गया था। दूसरा जो केस लॉ आपको ध्यान रखना है, दैट इज कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी का केस है। 1893 का केस है। यह केस किस पॉइंट से संबंधित है? दिस केस इज रिलेटेड विद जनरल ऑफर। यह केस जो है जनरल ऑफर से संबंधित है। ठीक है, यह भी केस एक लैंडमार्क जजमेंट और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये डिस्कस करता है। आइए इसको डिस्कस करते हैं। यूजुअली क्या था, देखिए लोगों को क्या लगता है कि ऑफर एक व्यक्ति द्वारा किसी फिक्स व्यक्ति को, स्पेसिफिक व्यक्ति को ही दिया जा सकता है। और इसी इसी डिस्कशन पे ये पूरा केस क्या है, इन्वॉल्व है। क्या था, कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी 1893 का केस है। इसमें जो कंपनी थी कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी थी, ये एक मेडिसिन बनाती थी जिसे हम स्मोक बॉल कहते थे। इस मेडिसिन का यूज कहाँ होता था? ये मेडिसिन यूज करी जाती थी इन्फ्लुएंजा के ट्रीटमेंट के लिए। कंपनी को अपने साइंटिफिक रिसर्च पे इतना भरोसा था कि कंपनी को लगता था कि साहब इनकी जो दवा है, जो इनकी स्मोक बॉल है, ये इन्फ्लुएंजा को पूरी तरीके से क्या कर देगी, क्योर कर देगी। इसी के कारण कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने एक एडवर्टीजमेंट डाला और लिखा कि देखो भैया, जो आदमी हमारी स्मोक बॉल को 15 दिन तक जिस तरीके से हम बताएंगे अगर कंज्यूम करता है, उसके बाद भी अगर उसे इन्फ्लुएंजा हो जाएगा, तो हम उसे क्या करेंगे, हम उसे 100 पाउंड इनाम देंगे। क्या कहता है? कहता है 15 दिन तक आप हमारी दवा को जैसे हम बता रहे हैं वैसे कंज्यूम करिए। अगर उसके बाद भी आपको क्या हो जाता है, इन्फ्लुएंजा, तो हम आपको 100 पाउंड एज ए इनाम देंगे। देखिए कितना उनको कॉन्फिडेंस था अपनी दवा के ऊपर। साथ ही साथ उस एडवर्टीजमेंट में उन्होंने एक बात और भी लिखी थी। उन्होंने अपने एडवर्टीजमेंट में लिखा कि आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आपको इनाम देने के लिए हमने 1,000 पाउंड आलियांज बैंक में जमा कर रखे हैं। तो आप अपने दिमाग से ये भी हटा लीजिए कि मैं हवा हवा हवाई बातें कर रहा हूँ। कंपनी ने कहा परेशान ना होइए, हमने 1,000 पाउंड पहले से जमा करवा रखे हैं आलियांज बैंक में। क्यों? क्योंकि अगर ऐसी सिचुएशन अराइज हुई तो हम रिवार्ड कहाँ से देंगे, तो हमने 1,000 पाउंड जमा भी करवा रखे, 1,000 पाउंड। ये एडवर्टीजमेंट देखने के बाद जो मिसेस कार्लिल थी वो स्मोक बॉल ले आती हैं, स्मोक बॉल मेडिसिन ले आती हैं। और जैसे दिया गया था उस मेडिसिन में जैसे उनके बताने के यूजेस के जो तरीके थे, जैसे प्रिस्क्रिप्शन था, उन्होंने बिल्कुल वैसे ही कंज्यूम किया। हालांकि होता क्या है, परिणाम ये होता है कि जो कार्लिल महोदया थी इनको क्या हो जाता है, इनको इन्फ्लुएंजा हो जाता है। जैसे इन्फ्लुएंजा हुआ, इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने एक मुकदमा किया, एक सूट फाइल किया कि साहब मेरा 100 पाउंड का रिवार्ड मुझे लाके दो। मैटर कोर्ट के अंदर जाता है। अब कोर्ट में कंपनी ने क्या आर्गुमेंट लिया? ऑब्वियस सी बात है, कंपनी को पैसा देना था तो कंपनी ने बहाना मारा। कंपनी ने सबसे पहला आर्गुमेंट क्या किया? कंपनी ने सबसे पहला आर्गुमेंट किया कि साहब हमारा तो कोई लीगल इंटेंशन था ही नहीं। और जैसे लीगल इंटेंशन की बात आई, तो आपको अभी हमने बताया बैफलर वर्सेस बैफलर का केस। ठीक है,
तो सोचिएगा केस कैसे रिलेटेड है। अभी हमने बैफलर वर्सेस बैफलर पढ़ा, उसी के प्रिंसिपल को देखिए यहाँ पे इस्तेमाल किया जा रहा है। बैफलर वर्सेस बैफलर। तो सबसे पहले जो कंपनी ने ये किया डिफेंस लिया कि साहब हमारा तो कोई लीगल इंटेंशन था ही नहीं, हमारा कोई लीगल इंटेंशन नहीं था, ये सिर्फ एक एडवर्टीजमेंट था। हमने सिर्फ अपने मार्केटिंग को बूस्ट करने के लिए ये बातें लिख दी थी, हमारा कोई लीगल इंटेंशन नहीं था, हमारी कोई इच्छा थी ही नहीं। पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू, तो सबसे पहला बात उसने बोला कि वी डजंट हैव एनी इंटेंशन टू इंटर इनटू लीगल रिलेशनशिप। ठीक है, कि लीगल रिलेशनशिप में आने का हमारा कोई इंटेंशन ही नहीं था। पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू, कंपनी ने कहा चलो अच्छा मान भी लेते हैं ये पहली बात। कंपनी ने कहा पहली बात, एक बात समझिए कि साहब ऑफर ना, ऑफर हमेशा एक पर्टिकुलर पर्सन को दिया जाता है। ऑफर आप पब्लिक एट लार्ज या फिर पूरे दुनिया को नहीं दे सकते। अगर कंपनी का ये कहना था कि साहब ऑफर किसी एक व्यक्ति विशेष को दिया जा सकता है, एक स्पेसिफिक व्यक्ति को दिया जा सकता है, जनरल नहीं हो सकता है। कंपनी ने तीसरा डिफेंस क्या लिया? कंपनी ने तीसरा डिफेंस ये लिया कि भैया एक बात बताओ, कि मान लेते हैं कि चलो मेरा लीगल इंटेंशन था, मान लेते हैं कि चलो ऑफर जनरल भी हो सकता है, लेकिन मेरे ऑफर को उन्होंने एक्सेप्ट किया, लेकिन वह एक्सेप्टेंस तो मुझे दी ही नहीं गई। भाई अगर मैंने ऑफर दिया और मान लेते इन्होंने मेरे ऑफर को एक्सेप्ट किया, तो इनका एक्सेप्टेंस मेरे पास तो पहुंचा ही नहीं, इन्होंने मेरे ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, ये बात मुझे कैसे पता? और जब मुझे पता ही नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट बाइंडिंग नेचर का है ही नहीं। कंपनी ने बहुत स्ट्रांग डिफेंसेस लिए। अब कोर्ट ने क्या कहा, आइए वो देखते हैं। कोर्ट ने बोला जितने भी इनके कंटेंशंस थे, जितने भी आर्गुमेंट थे, कोर्ट ने रिजेक्ट किया और बोला कि कार्लिल महोदय को आपको 100 पाउंड देने ही पड़ेंगे। और कोर्ट ने रीजनिंग क्या बताई? कोर्ट ने सबसे पहले बोला कि देखो जो पहला आर्गुमेंट था कि हमारा लीगल इंटेंशन नहीं था, तो कोर्ट ने उसको कैसे आंसर किया? कोर्ट ने बोला कि आपने उस एडवर्टीजमेंट में ये बात लिखी थी कि घबराइए मत, हमने 1000 पाउंड अलियांज बैंक में जमा कर लिए हैं। कंपनी ने बोला जी हाँ लिखे थे। बोले ये क्यों लिखा था? आपका यह बात लिखना कि हमने 1000 पाउंड अलियांज बैंक में जमा कर दिए हैं, यह दिखाता है कि आपका वाकई में एक रियल इंटेंशन था लीगल रिलेशनशिप में जाने का। किसके साथ? ऐसा कोई भी व्यक्ति जो आपके ऑफर को एक्सेप्ट कर रहा है। कोर्ट ने सबसे पहला पॉइंट ये बोला। कोर्ट ने बोला कि आपने अपने एडवर्टीजमेंट में चूंकि यह बात लिखी हुई थी कि आप परेशान ना होइए, हमने 1000 पाउंड पहले से ही आलियांज बैंक में जमा करवा रखे हैं कि अगर ऐसी सिचुएशन आई तो हम रिवॉर्ड कहां से देंगे। तो आपका यह लिखना ये साफ साफ दिखाता है कि आपका एक रियल इंटेंशन था लीगल रिलेशनशिप में जाने का। किसके साथ? जो भी व्यक्ति आपके ऑफर को एक्सेप्ट करेगा। पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू, कोर्ट ने इसके अंदर क्या बोला? कोर्ट ने बोला कि जी हाँ, ऐसा नहीं है कि ऑफर सिर्फ एक व्यक्ति को दिया जा सकता है। कोर्ट ने बोला ऑफर वर्ड एट लार्ज को दिया जा सकता है, पब्लिक एट लार्ज को दिया जा सकता है, और इसे जनरल ऑफर बोलेंगे। और ये पूरी तरीके से 100% वैलिड ऑफर होगा। जनरल ऑफर के केस में अब समझिएगा, फिर जो तीसरा डिफरेंस था, कंपनी ने कहा कि साहब मान लेते हैं सब कुछ ठीक था, इन्होंने मेरे ऑफर को एक्सेप्ट किया, लेकिन वह एक्सेप्टेंस मुझे तो नहीं पहुंचाई गई, मुझे क्या पता इन्होंने मेरे ऑफर को एक्सेप्ट किया कि नहीं किया। तो कोर्ट ने बोला कि जनरल ऑफर में एक्सेप्टेंस को कम्युनिकेट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और कोर्ट ने एक सबसे जरूरी बात बोली जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कोर्ट ने इसके अंदर बोला कि ऑफर की जो कंडीशंस है उसको फुलफिल कर देने से ही, ऑफर की जो कंडीशन है उसे फुलफिल कर देने से ही ये मान लिया जाएगा कि एक्सेप्टेंस हो गई है। और जनरल ऑफर में एक्सेप्टेंस को कम्युनिकेट करने की आवश्यकता नहीं है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं आपके लिए जल्दी से एक बार ब्रीफ में इसको बता देता हूं। कोर्ट ने इसके अंदर 3 पॉइंट बोला कि जी हाँ, आपने उस एडवर्टीजमेंट पे यह बात लिखी हुई थी कि हमने 1000 पाउंड जमा करा रखे हैं, और ऐसा लिखना ये स्पष्ट दिखाता है कि आपका वाकई में इंटेंशन था लीगल रिलेशनशिप में जाने का। पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू, कोर्ट ने बोला कि जी हाँ, ऑफर पब्लिक एट लार्ज को भी दिया जा सकता है और ये पूरी तरीके से वैलिड होगा। और इसे हम क्या बोलेंगे? इसे हम जनरल ऑफर बोलेंगे। जनरल ऑफर में आपको एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट करने की आवश्यकता नहीं है। और तीसरा बोला कि जो भी ऑफर है, ऑफर के शर्तों को मेयरली फुलफिलिंग द कंडीशन ऑफ द ऑफर, मतलब ऑफर के अंदर जो शर्तें सिर्फ उनको फुलफिल करने मात्र से ही उसे मान लिया जाए कि एक्सेप्टेंस हो गई है। और जनरल ऑफर में एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट करने की आवश्यकता नहीं है। सो कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी केस, आपको ध्यान रखना है किस पॉइंट को डिस्कस करता है। यह केस जनरल ऑफर को डिस्कस करता है। ईयर आपको याद करना है 1893। ठीक है, 1893। आइए
उसके बाद अगला केस है दुर्गा प्रसाद वर्सेस बलदेव। दुर्गा प्रसाद वर्सेस बलदेव केस आइए समझते हैं। दुर्गा प्रसाद वर्सेस बलदेव को समझने से पहले आपको मैं एक छोटा सा पॉइंट बताता हूँ। हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का एक सेक्शन 2D है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 2D कंसिडरेशन के बारे में बताता है। क्या बोला? कंसिडरेशन बताता है। कंसिडरेशन, कंसिडरेशन का मतलब होता है क्विड प्रो क्यो। इसे आप बोलते हैं क्विड प्रो क्यो, या फिर और आसान भाषा में बोलूं तो कंसिडरेशन का मतलब होता है प्राइस फॉर द प्रॉमिस। प्राइस फॉर द प्रॉमिस। अगर आप कंसिडरेशन को पढ़ेंगे तो ये शुरू देखो कैसे होता है, मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। सेक्शन 2D को आप पढ़िएगा तो सेक्शन 2D शुरू कैसे होता है, वहां पे लिखा होता है व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर। सबसे पहली बात इसमें यही लिखी होती है कि जब प्रोमिसर की इच्छा पे, व्हेन एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर, प्रोमिसी, प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन, प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन हैव डन एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, उसने कोई कार्य वगैरह किया है, तब उसे कंसिडरेशन बोलेंगे। तो सेक्शन 2D शुरू कैसे होता है? सेक्शन 2D शुरू होता है व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन हैज डन और डज, मतलब कभी कुछ किया है या करता है या प्रॉमिस करता है आगे करूंगा, तब उसे हम बोलते हैं कंसिडरेशन फॉर द प्रॉमिस। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। सेक्शन 2D में यह बात करी गई है। अब इसका मतलब क्या है? जैसे मैं आपसे कहता हूं कि साहब ये लो 10 रुपए, मुझे चॉकलेट दीजिए। तो अगर आप मुझे चॉकलेट की जगह आइसक्रीम दिए, इट विल नॉट बी अ गुड कंसिडरेशन। क्यों? क्योंकि जो प्रोमिसर था, जो मैं था, मैं आपसे मांग रहा हूं क्या? हम आपसे चॉकलेट मांग रहे हैं। मैं चॉकलेट मांग रहा हूं तो आप मुझे आइसक्रीम नहीं देंगे। मेरी इच्छा पे आप, मैंने आपसे बोला तो मेरी इच्छा के अकॉर्डिंग आप करेंगे। अब इसका मैं एग्जांपल देता हूं। जैसे मान लीजिए कि मैं रास्ते में जा रहा था और मेरी इच्छा के बिना आपने मदद करी, आपने कोई वॉलेंट्री सर्विस करी, तो वो कंसिडरेशन नहीं होगा। मेरी इच्छा पे, एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, प्रोमिसर की इच्छा पे सामने वाला या फिर कोई और व्यक्ति अगर कोई कार्य उसने किया था या कोई कार्य करता है या प्रॉमिस करता है भविष्य में करूंगा, तो वो कंसिडरेशन कहलाता है फॉर द प्रॉमिस। तो यहां पे आपको बात समझनी है कि जो सामने वाला व्यक्ति आपके लिए कोई काम करेगा वो आपकी इच्छा पे होना चाहिए। इट शुड बी एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर। अब मैं आपसे मांग रहा हूं चॉकलेट, तो आप मुझे बिस्किट नहीं दे सकते। आप क्या देंगे मुझे? आप मुझे देंगे चॉकलेट जो मैं मांग रहा हूं। ये बात आप ध्यान रखिएगा। अब जैसे आप कोई वॉलंटरी सर्विस करते हैं, कोई फ्री में काम कर दिया, दैट इज नॉट अ गुड कंसिडरेशन। जैसे मान लीजिए पुलिस आपसे नहीं कह सकता कि मुझे पैसा दो, तो मैं FIR लिखूंगा। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर वो ड्यूटी इन पार्ट है। सिंपल सी बात आपको ये समझनी है कि कंसिडरेशन जो होता है, और कंसिडरेशन का मतलब ही क्या होता है? समथिंग इन रिटर्न ऑफ समथिंग। मैंने आपके लिए कुछ किया तो आप मेरे लिए कुछ करेंगे। मैंने आपको 10 रुपए दिए कि ये 10 रुपए लो, मुझे ये चॉकलेट दो, तो आपके ऊपर जिम्मेवारी है कि आप मुझे वो चॉकलेट देंगे। और मैंने वो 10 रुपए आपके वो चॉकलेट के लिए दिए, तो आप मुझे चॉकलेट ही देंगे। इसी केस पे दुर्गा प्रसाद वर्सेस बलदेव का केस है कि जो कंसिडरेशन है, दैट शुड कम एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर। प्रोमिसर की इच्छा पे कंसिडरेशन आनी चाहिए। इतनी बात अगर आप समझ गए, आइए समझते हैं। तो ये इसके अंदर लॉ पॉइंट इन्वॉल्व है, कंसिडरेशन शुड फ्लो फ्रॉम द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर। फैक्ट आइए इसका समझते हैं। दुर्गा प्रसाद वर्सेस बलदेव 1880 का केस है। इस केस में क्या थे? जो ये दुर्गा प्रसाद जी थे, इन्होंने कुछ शॉप्स बनाए, इन्होंने कुछ दुकानें बनाई। और दुकान किसके रिक्वेस्ट पे बनाई? तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर साहब के रिक्वेस्ट पे बनाई। दुर्गा प्रसाद जी ने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर साहब के रिक्वेस्ट पे क्या बनाई? दुकानें बनाई। अब जो दुकानें बनाई, दुकानों को बनाने के बाद उन्होंने उसको रेंट पे देना शुरू करा। रेंट पे दिया गया। तो रेंट पे दिया तो जो बलदेव थे, बलदेव ने इनके दुकान को रेंट पे लिया। क्या करने के लिए? कुछ बिजनेस करने के लिए। जो ये बलदेव जी थे, इन्होंने भावनाओं में बह के यहां तक बोल दिया कि देखिए आपने इतना ज्यादा एक ह्यूज अमाउंट इस बिल्डिंग में लगाया है, इस दुकानों में लगाया, तो आप परेशान ना होइए, मैं आपको रेंट तो दूंगा ही दूंगा। आप परेशान ना होइए, रेंट के अलावा अलावा मैं आपको 5% कमीशन भी दूंगा। जो भी आर्टिकल मैं बेचूंगा उस पे मैं आपको 5% कमीशन दूंगा। और वह 5% ये कमीशन क्यों दे रहे थे? वो 5% कमीशन उन्हें देने की बात इसलिए करी कि आपने एक बहुत लंबी, बहुत ह्यूज अमाउंट जो आपने है, इसके ऊपर क्या किया है? इसको बनाने में इन्वेस्ट किया है। तो फैक्ट समझ लीजिए। सबसे पहली बात है, दुर्गा प्रसाद जी ने जो ये शॉप्स बनाई, ये किसकी इच्छा पे बनाई? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की इच्छा पे बनाई। बलदेव ने उस दुकान को किराए पे लिया। कहता क्या कि साहब मैं आपको रेंट तो दूंगा ही दूंगा,
लेकिन चूंकि आपने इस दुकान को बनाने में इतना हैवी, एक बहुत ह्यूज अमाउंट आपने लगाया है, आप परेशान ना होइए, मैं आपको 5% का कमीशन भी दूंगा। ये फैक्ट था। अब वो कमीशन देने से मना कर दिया, कमीशन नहीं दे रहा था। जैसे ही कमीशन देने से मना किया तो दुर्गा प्रसाद जी चले गए कोर्ट, और कोर्ट जाके कहते हैं साहब देखिए इसने बोला था कि 5% का कमीशन दूंगा, क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा पैसा लगाया था इस मकान में, इस दुकान को बनाने में। अब ये 5% का कमीशन नहीं दे रहा है। कोर्ट के सामने ये मैटर गया। कोर्ट ने क्या बोला? कोर्ट ने सबसे पहला प्रश्न पूछा, एक बात बताओ दुर्गा प्रसाद जी, ये आपने दुकान किसके कहने पे बनाया? तो उत्तर आया साहब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर पे। तो जब आपने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के कहने पे दुकान बनाया है, आपने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के कहने पे दुकान बनाया है, नॉट एट द डिजायर ऑफ डिफेंडेंट, बलदेव के कहने पे तो आपने बनाया नहीं है। चूंकि वह दुकान किसके कहने पे बनाया गया था? वह दुकान बनाया गया था डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के कहने पे, नॉट एट द डिजायर ऑफ डिफेंडेंट। डिफेंडेंट या फिर बलदेव की इच्छा पे तो आपने बनाया नहीं था। तो जब आपने वह दुकान बलदेव की इच्छा पे बनाया ही नहीं था, तो कमीशन देने की बात ही कहां से है? क्योंकि कमीशन भी किसकी बात थी? कमीशन तो इसी के लिए थी ना कि आपने मकान बनाने में बहुत पैसे लगाए हैं। आपने मकान इसके इच्छा पे तो बनाया नहीं था, आपने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की इच्छा पे बनाया था। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, क्या यहाँ पे जो डिफेंडेंट था, जो बलदेव था, बलदेव के डिजायर पे किया गया था? नहीं किया गया था। और सेक्शन 2D बिल्कुल स्पष्ट कहता है कि व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, प्रॉमिसर के डिजायर पे कंसिडरेशन आनी चाहिए। प्रॉमिसर के डिजायर पे आपने कुछ करा, और इन्होंने किसके डिजायर पे करा था? इन्होंने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के डिजायर पे करा था। ठीक है, तो इस केस में कोर्ट ने बोला कि जी हाँ, इसमें कोई कंसिडरेशन नहीं है कमीशन देने का, और कोई वैलिड कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं है कमीशन पे करने का। उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आती है। हल्का सा ब्रीफ करूंगा। सेक्शन 2D कहता है व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, जब प्रोमिसर की इच्छा पे प्रोमिसी या किसी और व्यक्ति ने कोई कार्य किया, कोई कार्य किया था, या फिर कहता भविष्य में कोई कार्य करूंगा, तो उसे बोलते हैं कंसिडरेशन फॉर द प्रॉमिस। अब इस केस में व्हेन एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर लिखा है, तब आप समझिएगा, क्या इस केस में बलदेव के कहने पे या फिर डिफेंडेंट के कहने पे मकान बनाया गया था? उत्तर आएगा नहीं। तो जब मेरी इच्छा पे मकान बनाया ही नहीं गया था, तो उस मकान पे लगे हुए जो एक्सपेंसेस हैं, उसके लिए कमीशन देने के लिए मैं बाध्य तो हूं नहीं। क्यों? क्योंकि वह मकान मेरे डिजायर पे थोड़ी ना बनाया गया था। ये तीसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ये तीनों केस आपकी पुरानी एनसीईआरटी में दिए गए थे। दो केसेस आपकी जो नई एनसीईआरटी 2023 की है उसमें डिस्कस किए गए हैं। उसको भी हम क्या करेंगे, हल्का सा डिस्कस कर लेंगे। ये दो छोटे छोटे केसेस हैं, इसमें बहुत फैक्ट आपको नहीं ध्यान रखना है, हल्का सा लो पॉइंट आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं, एक बात आप ध्यान रखिएगा, जो हमारा सेक्शन 11 है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, सेक्शन 11, वह किसकी चर्चा करता है? वह चर्चा करता है हु आर कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, हु आर कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, कि कॉन्ट्रैक्ट कौन कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट कौन कर सकता है। और उसमें बताया गया है कि जो माइनर होते हैं वह इनकॉम्पिटेंट होते हैं। माइनर्स आर इनकॉम्पिटेंट, क्यों? क्योंकि कॉम्पिटेंसी में जो मेजॉरिटी अटेंड कर लिया होता है, सिर्फ वही कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। ठीक है, तो माइनर इनकॉम्पिटेंट होते हैं, क्यों? क्योंकि उनकी उम्र 18 साल से कम है, ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। अब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बिल्कुल स्पष्ट उत्तर नहीं करता है कि माइनर के साथ किया गया जो अग्रीमेंट है वो वॉइड होगा या वॉइडेबल होगा। और इस प्रश्न को, ये जो प्रश्न है, इस प्रश्न को प्रीवी काउंसिल ने, मोरी बीबी वर्सेस धर्मोदास का केस 1903 का यह केस है। इस केस के अंदर कोर्ट ने इस प्रश्न का उत्तर दिया कि माइनर के साथ किए गए अग्रीमेंट की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, और इसका कोर्ट ने उत्तर दिया। तो मोरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष, ये 1903 का केस है। इसमें जो धर्मोदास घोष थे, ये माइनर थे। ये क्या थे? माइनर थे। इस केस में क्या हुआ था? इस केस में क्या हुआ था कि जो माइनर था, ठीक है, जो माइनर था उसने अपनी प्रॉपर्टी मॉर्गेज कर दी थी। ठीक है, और उसके बाद क्या, अगर आप इस फैक्ट को समझेंगे तो इसमें माइनर आदमी ने अपनी प्रॉपर्टी मॉर्गेज कर दी। और यह बात जो मनी लैंडर को इस बात की जानकारी थी, मनी लैंडर को इस बात की जानकारी थी कि सामने वाला व्यक्ति क्या है, सामने वाला व्यक्ति क्या है, माइनर है। ठीक है, कोर्ट के पास ये केस गया और कोर्ट ने बोला कि देखो भाई साहब, माइनर के साथ किए गए कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू क्या होती है? माइनर के साथ किए गए कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू जीरो होती है। कोर्ट ने बोला
कि माइनर के साथ किए गए कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू जीरो होती है। अग्रीमेंट, माइनर के साथ किए गए अग्रीमेंट की वैल्यू क्या होती है? कोर्ट ने इसके अंदर हेल्ड किया माइनर के साथ किए गए जो अग्रीमेंट्स होते हैं दे आर वॉइड एब इनिशियो। वॉइड एब इनिशियो का मतलब बिल्कुल स्टार्टिंग से वॉइड होते हैं। और कोर्ट ने बोला कि माइनर के ऊपर कोई स्टॉपेल नहीं लगेगा। कोई स्टॉपेल नहीं लगेगा का मतलब क्या है? कि मैंने कोई बात बोल दी तो मैं अपनी बातों से मुकर नहीं सकता हूं। ये स्टॉपेल होता है कि मैंने कोई बात बोली, उस बात को सुनने के बाद आपने कोई एक्शन किया तो मैं अपनी बातों से नहीं मुकर सकता हूं। इसे स्टॉपेल का सिद्धांत बोलते हैं। लेकिन कोर्ट ने बोला कि माइनर के ऊपर स्टॉपेल का सिद्धांत नहीं लगेगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और कोर्ट ने इसके अंदर बोला कि माइनर के साथ किया गया जो एग्रीमेंट होता है दैट इज वॉइड एब इन इश्यू। उसके बाद एक छोटा सा केस है। इस केस के हल्के से फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। द नेम ऑफ द केस इज गैलस मिटल ब्रैकेट वर्सेस ईस्ट इंडिया होटल्स लिमिटेड। इस केस में क्या हुआ था? मिटल ब्रैकेट वर्सेस ईस्ट इंडिया होटल लिमिटेड का केस। इसमें कॉन्ट्रैक्ट था, ठीक है। एक जर्मन एयरलाइन थी और होटल ओबराय नई दिल्ली में है कि जो एयरलाइन के क्रू लोग हैं वो यहाँ आएंगे और होटल के अंदर क्या है, रुकेंगे। अब क्या हुआ था कि जो एक को पायलट था जो प्लेंटिफ है यहाँ पे, कैलियस मेटल ब्रैकेट, ये आते हैं होटल में रुकते हैं और इनको कुछ सीरियस हेड इंजरीज हो जाती हैं। ये स्विमिंग पूल में तैर रहे थे, इनको हेड इंजरी हो जाती है, ठीक है। जिसके कारण अल्टीमेटली इनको पैरालिसिस हो जाता है और 13 साल बाद इनका देहांत हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक प्रश्न ये था, क्या ये जो प्लेंटिफ है, जो को पायलट है, इनके साथ कोई डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट हुआ था? तो चूंकि कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में हुआ था? कॉन्ट्रैक्ट हुआ वो था होटल और एयरलाइंस के बीच में हुआ था। कॉन्ट्रैक्ट हुआ था होटल और एयरलाइन के बीच में हुआ था, ठीक है। डायरेक्टली इनसे तो कॉन्ट्रैक्ट हुआ नहीं था, प्लेंटिफ से। तो कोर्ट ने इसके अंदर बोला जी हाँ, मानते हैं कि कोई डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, लेकिन वो बेनिफिशियरी तो थे। वो जो कॉन्ट्रैक्ट है अल्टीमेटली उसके बेनिफिशियरी थे और कोर्ट ने इनको कंपनसेशन प्रोवाइड करा। कोर्ट ने बोला कि चूंकि आप 5 स्टार होटल हैं, आपसे एक्स्ट्रा केयर की उम्मीद करी जाती है, एक्स्ट्रा कॉशन की उम्मीद करी जाती है, और 50 लाख रुपए का इनको क्या किया गया था, डैमेज प्रोवाइड करा गया था। तो ये छोटा सा पॉइंट है, आपको ध्यान रखना है, केस का नाम आपको ध्यान रखना है। अब मैं हल्का सा जल्दी जल्दी आपको ब्रीफ कर दूं लॉ पॉइंट्स। बैफलर वर्सेस बैफलर, इंटेंशन टू कॉन्ट्रैक्ट, ध्यान रखिएगा। कालिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी, जनरल ऑफर। दुर्गा प्रसाद वर्सेस बलदेव, कंसिडरेशन शुड फ्लो फ्रॉम द डिजायर ऑफ प्रॉमिसर। मोरी बीबी वर्सेस धर्मोदास, माइनर के साथ किया गया कॉन्ट्रैक्ट वॉइड एब इनिशियो होता है। जी हाँ, इसका एक एक्सेप्शन भी है। हालांकि एक बात ध्यान रखिएगा, आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कोई रिलीफ नहीं मिलेगी। आपको स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में, एसआरए में मिलेगा। और आपको एक एक्सेप्शन बता देता हूं कि ऐसे ऐसे अग्रीमेंट विच आर बेनिफिशियल फॉर द माइनर, या फिर माइनर ने जहां अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर दी है, उस केस में जो माइनर के साथ किए गए अग्रीमेंट होते हैं उसे इन्फोर्स किए जाते हैं। ये क्या है? इट्स अ एक्सेप्शन। लेकिन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बिल्कुल स्पष्ट है इसके लिए कि माइनर के साथ किए गए कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ मोरी बीवी वर्सेस धर्मो दास। और ये केस है कैलियस मेटल ब्रैकेट वर्सेस ईस्ट इंडिया होटल, जिसमें ये था कि डायरेक्टली वो नहीं था, ही वॉज अ बेनिफिशियरी, वो बेनिफिशियरी थे। और चूंकि 5 स्टार होटल के कारण उनसे उम्मीद करी जाती है कि आप और बेहतर सुविधाएं देंगे। 50 लाख का डैमेज प्रोवाइड करा गया था। तो आज की क्लास यहीं तक, और उम्मीद करूंगा आपको चीजें समझ में आई होंगी। इस चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल का नाम है लीगल स्टडीज बाय ब्रत सर। और आने वाले समय में हम धीमे धीमे सारे चैप्टर के केस लॉज आपको डिस्कस करवा देंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। रिवीजन करते रहिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। दिस इज ब्रज किशोर मिश्रा, साइनिंग ऑफ।